आप भारत की जनसंख्या के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह प्रतिवर्ष बढ़ रही है या प्रतिवर्ष घट रही है या फिर यह लगभग स्थिर है यानी ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है? चलिए जनसंख्या के बारे में इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी जनसंख्या में अलग अलग आयु के पुरुष और महिलाएं होते हैं। यानी इनमें से कुछ लोग बच्चे होते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं और कुछ इनके बीच की अवस्था के होते हैं जिन्हें सामान्यतः वयस्क या प्रौढ़ कहा जाता है। चलिए हम इन आयु वर्गों के लिए कुछ यादृच्छिक संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जनसंख्या में कुल 100 बच्चे हैं और 45 वयस्क लोग हैं, जबकि 13 वृद्ध लोग हैं। अब यदि हम इन संख्याओं को इनसे संबंधित आयु समूहों के साथ एक ग्राफ में आलेखित करें, यानी लोगों की संख्या को x अक्ष पर और आयु समूह को y अक्ष पर दर्शाते हुए इनका एक ग्राफ बनाएं, तो हमें कुछ इस तरह एक पिरामिड के जैसा दिखाई देने वाला ग्राफ मिलता है। जनसंख्या की संरचना को दर्शाने वाले इस ग्राफ को आयु पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है और यह आयु पिरामिड हमें जनसंख्या की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने के लिए आवश्यक जानकारी देता है। विशेष रूप से इस पिरामिड की आकृति जो हमें यह बताती है कि जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है या फिर जनसंख्या स्थिर रहेगी। यह पिरामिड हमें यह भी बताता है कि लोगों की जन्म दर क्या है या मृत्यु दर क्या है और हम जनसंख्या में लोगों के कितने समय तक जीवित रहने की उम्मीद कर सकते हैं और किस दर से पूरी जनसंख्या बदल रही है। लेकिन इस पिरामिड की आकृति से हमें यह सब जानकारी कैसे मिलती है? चलिए कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। तो इस आयु पिरामिड को देखिए। यह वर्ष 2020 में नाइजीरिया देश की जनसंख्या का आयु पिरामिड है। हम देख सकते हैं कि इस आयु पिरामिड का आधार काफ़ी चौड़ा है और शीर्ष काफ़ी पतला है। लेकिन इसके आधार के चौड़ा होने और शीर्ष के पतला होने का क्या मतलब है? इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? हम जानते हैं कि यहाँ x अक्ष पर अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की संख्या है। हालांकि यह प्रतिशत में है और हम थोड़ी ही देर में समझेंगे कि यह प्रतिशत में क्यों है। और y अक्ष पर बच्चों से लेकर वृद्ध लोगों के लिए विभिन्न आयु समूह हैं। इस ग्राफ में एक और विशेषता जो हम देख सकते हैं वह है बीच से इसका दो भागों में विभाजन। इसका आधा हिस्सा नीले रंग में है और शेष आधा हिस्सा गुलाबी रंग में है। यह विभाजन जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं को दर्शाता है और ये लिंग अनुपातों के प्रतिशत हैं। नीला भाग जनसंख्या में पुरुषों के प्रतिशत के बारे में बताता है और गुलाबी भाग जनसंख्या में महिलाओं के प्रतिशत के बारे में बताता है। यहाँ हम संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रतिशत का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारे लिए आंकड़ों की व्याख्या करना आसान हो जाता है। जैसे सोच कर देखिए कि 8.4% समझना आसान है या 1,73,77,486 आसान है। निश्चित रूप से 8.4% आसान है। अब पिरामिड का आधार भाग बच्चों की जनसंख्या को दर्शाता है, यानी जनसंख्या के उस आयु वर्ग के सदस्यों को दर्शाता है जो प्रजनन नहीं कर सकते हैं, यानी यह प्रजनन पूर्व आयु वर्ग है। इसी तरह पिरामिड का मध्य भाग वयस्कों की जनसंख्या को दर्शाता है जो प्रजनन कर सकते हैं, इसलिए ये प्रजनन आयु वर्ग का निर्माण करते हैं। और पिरामिड का ऊपरी भाग या शीर्ष भाग जिसमें 45 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोग हैं, पिरामिड का यह भाग सामान्यतः जनसंख्या के प्रजनन पश्चात आयु वर्ग को दर्शाता है, यानी इस आयु वर्ग के लोग सामान्यतः प्रजनन नहीं करते हैं और इसके अंतर्गत सभी बुजुर्गों जैसे दादा दादी या नाना नानी इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब चलिए अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। वह यह है कि पिरामिड का आधार चौड़ा होने का क्या मतलब है। तो जैसा कि हमने अभी समझा, आयु पिरामिड का आधार भाग बच्चों की संख्या को दर्शाता है जो प्रजनन नहीं कर सकते हैं और इसलिए पिरामिड के आधार भाग का चौड़ा होना यह दर्शाता है कि जनसंख्या में इस आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या यानी बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए आधार भाग चौड़ा है। इसी तरह पिरामिड का शीर्ष भाग प्रजनन पश्चात आयु वर्ग के लोगों यानी बुजुर्ग लोगों की संख्या को दर्शाता है, इसलिए शीर्ष भाग के पतला होने का मतलब यह है कि जनसंख्या में बुजुर्ग पुरुषों और बुजुर्ग महिलाओं की संख्या बहुत कम है।
अब क्या आप बता सकते हैं कि भविष्य में इस जनसंख्या की संरचना क्या होगी, जिसमें वर्तमान में बच्चों की संख्या अधिक है और बुजुर्गों की संख्या बहुत कम है? स्वाभाविक रूप से वर्तमान समय में जो बच्चे हैं वे धीरे धीरे बड़े होकर प्रजनन आयु वर्ग में आ जाएंगे, यानी वयस्क हो जाएंगे तथा और अधिक बच्चों को जन्म देंगे। इसी तरह जो अत्यधिक बूढ़े हैं अंततः उनकी मृत्यु हो जाएगी और वर्तमान में जो वयस्क हैं जिनकी संख्या बच्चों की संख्या की तुलना में बहुत कम है, ये वयस्क लोग अंततः बूढ़े हो जाएंगे और मृत्यु के निकट पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि भविष्य में अधिक बच्चे पैदा होंगे और तुलनात्मक रूप से कम लोग बूढ़े होंगे, यानी यह जनसंख्या अंततः बढ़ेगी। यह एक बढ़ती हुई जनसंख्या है जिसका भविष्य में और अधिक विस्तार होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाइजीरिया की जनसंख्या का विस्तार हो रहा है और इस प्रकार के आयु पिरामिड को एक्सपेंडिंग एज पिरामिड यानी बढ़ती हुई जनसंख्या का आयु पिरामिड कहते हैं। और जनसंख्या में यह प्रवृत्ति हमें आमतौर पर अफ्रीका के विकासशील देशों जैसे घाना या अंगोला इत्यादि में देखने को मिलती है, क्योंकि इन देशों की जनसंख्या वर्तमान में बढ़ रही है। अब इस आयु पिरामिड को देखिए। यह वर्ष 2020 में इटली देश की जनसंख्या का आयु पिरामिड है, लेकिन यह आयु पिरामिड नाइजीरिया देश की जनसंख्या के आयु पिरामिड के समान बिल्कुल भी नहीं है। इसके बजाय यदि हम इस पिरामिड के आधार और शीर्ष को देखें तो यह एक कलश के जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इसका आधार भाग बहुत अधिक चौड़ा नहीं है, जबकि बीच में यह थोड़ा चौड़ा होने लगता है और शीर्ष में धीरे धीरे पतला होकर छोटा हो जाता है। पिरामिड के आधार भाग का अधिक चौड़ा ना होना यह दर्शाता है कि जनसंख्या में बच्चों की संख्या बहुत कम है, जबकि पिरामिड के मध्य भाग का चौड़ा होना यह दर्शाता है कि प्रजनन आयु वर्ग वाले वयस्कों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है। अब इस आयु पिरामिड के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में इटली की जनसंख्या की संरचना क्या होगी। चूँकि यहाँ बच्चों की संख्या पहले ही बहुत कम है, इसलिए भविष्य में प्रजनन आयु वर्ग के लोगों की संख्या कम होगी, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर प्रजनन आयु वर्ग में जाएंगे। इसके अलावा प्रजनन आयु वर्ग के लोग या वयस्क लोग जिनकी संख्या अभी तुलनात्मक रूप से अधिक है, ये अंततः बूढ़े हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि यहाँ भविष्य में बूढ़े लोगों और अंततः मरने वाले लोगों की संख्या अधिक होगी, जबकि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम होगी, क्योंकि प्रजनन करने वाले वयस्कों की संख्या पहले ही कम हो चुकी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इटली की जनसंख्या घट रही है और भविष्य में इस जनसंख्या में और भी गिरावट आएगी। इस प्रकार के आयु पिरामिड को डिक्लाइनिंग एज पिरामिड यानी घटती हुई जनसंख्या का आयु पिरामिड कहते हैं। जनसंख्या में यह प्रवृत्ति हमें आमतौर पर औद्योगिकृत और विकसित देशों जैसे जर्मनी और जापान इत्यादि में देखने को मिलती है। इसी तरह इस आयु पिरामिड को देखिए। यह वर्ष 2020 में अर्जेंटीना देश की जनसंख्या का आयु पिरामिड है और अभी तक हमने जो आयु पिरामिड देखे हैं इसकी आकृति उनसे अलग है। इसकी आकृति किसी घंटी के जैसी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बच्चों की संख्या और प्रजनन करने वाले वयस्कों की संख्या लगभग बराबर है। इसका अर्थ है कि भविष्य में इस जनसंख्या की संरचना में प्रजनन करने वाले वयस्कों की संख्या और बूढ़े लोगों की संख्या भी लगभग बराबर होगी, क्योंकि वर्तमान में जो बच्चे हैं वही बड़े होकर वयस्क बनेंगे और वर्तमान में जो वयस्क हैं वे आगे चलकर बूढ़े हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इस जनसंख्या में नए बच्चों को जन्म देकर जनसंख्या को बढ़ाने वाले लोगों की संख्या मूल रूप से बूढ़े होकर अंततः मरने वाले लोगों की संख्या के समान ही होगी। इसलिए जनसंख्या में भले ही नए सदस्य जुड़ रहे हैं, लेकिन उसी समय लगभग उतने ही लोग मृत्यु होने के कारण जनसंख्या से बाहर भी हो रहे हैं और इसलिए इस जनसंख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी यह स्थिर जनसंख्या है, यह जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार के आयु पिरामिड को स्टेबल एज पिरामिड यानी स्थिर जनसंख्या का आयु पिरामिड कहते हैं और जनसंख्या में यह प्रवृत्ति हमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देशों में देखने को मिलती है। चलिए अब भारत की जनसंख्या पर एक नज़र डालते हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे प्रश्न पूछा था, जिसमें हम जानना चाहते थे कि भारत की जनसंख्या की संरचना क्या है। तो यह वर्ष 2020 में भारत की जनसंख्या का जनसंख्या पिरामिड या आयु पिरामिड है। अब इस पिरामिड से हमें भारत की जनसंख्या में किस तरह की प्रवृत्ति का पता चलता है।
पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि भारत की जनसंख्या स्थिर है, क्योंकि आयु पिरामिड लगभग घंटी की आकृति का है और प्रजनन ना करने वाले बच्चों की संख्या प्रजनन करने वाले वयस्कों की संख्या के लगभग बराबर है। लेकिन यदि हम इस पिरामिड के आधार भाग को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि भारत की जनसंख्या में प्रजनन आयु वर्ग के वयस्कों की संख्या की तुलना में बच्चों की संख्या थोड़ा कम है। हालांकि यह कमी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह दर्शाता है कि जनसंख्या में बच्चों की संख्या वास्तव में घटी है। इसलिए फिलहाल भारत की जनसंख्या हमें स्थिर लग सकती है, लेकिन बच्चों की संख्या में हुई इस कमी से हमें संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में भारत की जनसंख्या में गिरावट आनी शुरू हो सकती है। यहाँ ध्यान रखें कि किसी भी जनसंख्या का आयु पिरामिड हमें निकट भविष्य में उसकी संरचना का केवल अनुमान प्रदान करता है, लेकिन यह अनुमान कोई पत्थर की लकीर नहीं होता है, क्योंकि जनसंख्या का आकार साल दर साल बदलता रहता है। जैसे किसी ने भी कोविड महामारी के आने की कल्पना नहीं की थी, जबकि इस तरह की घटनाएं जनसंख्या की संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। कहने का मतलब है कि कई ऐसे कारक हैं जो किसी जनसंख्या की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि आयु पिरामिड से हम निकट भविष्य में जनसंख्या के बारे में केवल अनुमान लगा सकते हैं, उसकी पुष्टि नहीं कर सकते।